नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दलितों को लेकर एक बड़े सर्वे ने कांग्रेस की बाँछें खिला दी हैं। बहुत रेपुटेड लोग हैं जिन्होंने सर्वे किया। दिल्ली के अंदर सर्वे किया, अशोक भारती जी और प्रेम कुमार जी, और उन सर्वे में जो बातें निकल के आई हैं वो कांग्रेस को बहुत खुश कर देंगी। दलितों का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी ने जिन संविधान की बात करी, जिस संविधान की रक्षा की बात की, उसके प्रति दलितों में विश्वास पैदा हो गया। और ये सर्वे बता रहा है कि दलितों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो रहा है और राहुल गांधी के प्रति बढ़ रहा है। अभय द्विवेदी से हमने इस राजनीति पर विस्तार से बातचीत की है। बहुत रोचक बातचीत है, और हमने पूछा कि चचा, ट्रंप ने तो पद संभालते ही 18,000 भारतीयों को वापस करने का आदेश कर दिया। ट्रंप मोदी से इतना नाराज क्यों है? अंजना ओम कश्यप जी वहां बैठे बैठे ऐलान कर रही है ट्रंप भारत आएंगे, भारत में स्वागत होगा, मोदी से दोस्ती होगी। उधर हमारे विदेश सचिव प्रधानमंत्री के खत लिए लिए घूम रहे हैं विदेश मंत्री जी। प्रधानमंत्री का खत मोद पहुंच नहीं पा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को। अभय जी ने बताया कि जो ट्वीट किया उसका जवाब तक नहीं दिया अमेरिका राष्ट्रपति ने। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो गया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। लोग समझ गए कि अब ट्रंप की नीति क्या रहने वाली है। तो इन सब विषयों पे अभय दुबे जी से बहुत रोचक बातचीत है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। पूरी बातचीत जरूर सुनिएगा, आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। राजनीति पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक बढ़िया बातचीत हुई मेरी। एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, अशोक भारती जी एक्टिविस्ट ही कहूंगा। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के मुद्दे ले गए। और प्रेम कुमार जी हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, इन लोगों ने मिलकर दिल्ली के चुनाव में दलितों की भूमिका क्या रहेगी इस पे सर्वे किया। और सबसे अच्छी बात है, चूंकि खुद का ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्वे भी दलितों ने किया, दलित महिलाएं गईं। और चूंकि खुद उसे कम्युनिटी से लगातार वास्ता रहे, तो वो उन्होंने कहा देखने वाले टाइप के दलित नहीं, एक्चुअल में जो दलित है हम उनके बीच में जाके सर्वे किया। तो मोटो हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे वो उसका उनका बातचीत के लिंक भी शेयर किया। लेकिन मैं आज आपसे इसके संदर्भ में अलग बात करना चाहता हूँ। उनका उनका मानना ये था कि अभी भी 44% दलित समुदाय दिल्ली का वो केजरीवाल के साथ है। पिछली बार के मुकाबले में कम हुआ है 8-9%, लेकिन अभी भी 44% है। और कांग्रेस ने वो 8-9% गेन किया है, मतलब कांग्रेस भी अच्छी पोजीशन पे आई है, 21-22% दलित पा रही है वो। लेकिन बड़ा मानना ये है कि इतने सालों के सत्ता के बावजूद भी दलितों का सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो केजरीवाल पर टिका हुआ है। उस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि पूरे देश के अगर प्रारूप में देखें तो दलितों को लगता है कि राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए, दलितों के स्वाभिमान को जगाने के लिए बड़ी मेहनत की है। और कांग्रेस के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट टारगेट है, मतलब वो बहुत सॉफ्ट है वो लोग। और ये मानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की बात करती है, दलितों का उत्थान चाहती है। और राहुल गांधी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी सिंपैथी है। तो ये जो सर्वे है, दर कांग्रेस के प्रति समर्थन है। लेकिन दिल्ली में उन्हें मालूम है कि कांग्रेस नहीं आ रहा पाएगी, तो वो केजरीवाल के साथ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रीय परिदृश्य में वो लोग बड़ी संख्या में वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी शुभ संकेत मैं मान सकता हूं कि दलितों के बीच में, देश की राजधानी के बीच में दलितों में ये मैसेज है, तो जाहिर है कि देश के अलग अलग राज्यों में ये मैसेज होगा। इस सर्वे की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी, आपने वो बातचीत सुन भी ली। आपका क्या मानना है, ये जो सर्वे हुआ, क्या आप सहमत हैं कि ये स्थिति है? और ये सर्वे अब क्या संकेत देता है दलित राजनीति के लिए? देखिए, आपने जो अशोक जी से और प्रेम कुमार जी से बातचीत की है उसको मैंने पूरा सुना है। और मोटे तौर पर मैं दोनों से सहमत हूँ। मोटे तौर पर उन्होंने जो बात कही है उसका रुझान दुरुस्त है, और उनका जो आंकड़ागत निष्कर्ष है मैं उससे भी मोटे तौर पर सहमत हूँ। दोनों मेरे परिचित हैं, दोनों मित्र हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात सुन, अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। जहां तक दलितों के कांग्रेस के प्रति रुझान का मामला है, उनके इस निष्कर्ष से भी मैं सहमत हूँ। आपको ध्यान होगा कि 4 PM के मंच पर जो आपके साथ कई मेरी बातचीत हुई, उसमें मैंने हमेशा कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दलित वोट कांग्रेस के मार्फत मिला, और दलित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रति इतना झुक गया है कि उसने एक तरह से मायावती से अपनी दूरी बना ली है। भाई, लोकसभा चुनाव तो मायावती ही लड़ रही थी ना, है कि नहीं? तो वो आखिरकार मायावती समाजवादी पार्टी को दलित वोट जाने से क्यों नहीं रोक पाई?
वो इसलिए नहीं रोक पाई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ था। उस गठजोड़ के कारण दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो मुसलमान वोटों के बीच का कोई भ्रम जो था वो भ्रम समाप्त हो गया और मुसलमान मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर इंडिया गठबंधन के साथ गए। इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, उनको मुसलमान खूब जम के मिला और दलित वोट भी काफी उधर आया। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में लेकर पूरे देश का भ्रमण किया और दलितों में, आदिवासियों में और पिछड़ी जातियों के बीच में उस राहुल गांधी के उस अभियान से काफी जन जागरण हुआ, मैं ये मानता हूं। संविधान एक बार फिर बहस के केंद्र में आया और बहस के केंद्र में आना इसलिए भी अच्छा था कि नरेंद्र मोदी ने तो उसको अपनी सर्वोच्च धार्मिक किताब घोषित कर दिया था। धार्मिक किताब का मतलब ही ये होता है कि अभी किसी काम की नहीं रही, अब तो ये पूजा की वस्तु बन गई है, एक जगह रखी रहेगी, उसमें खोल के कोई नहीं पढ़ेगा उसमें से। वो आपकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देशों का काम नहीं करेगी। उसके ऊपर अगरबत्ती जलाई जाएगी, परिक्रमा होगी, उसके भजन कीर्तन होंगे उसके इर्द गिर्द, लेकिन वो सक्रिय राजनीति की निर्देशिका नहीं रहेगी किताब को। लेकिन राहुल गांधी ने उसको सक्रिय राजनीति की निर्देशिका बनाया। ये हमारे दोनों मित्रों का जो विश्लेषण था और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। अब उसमें देखने की बात यह है कि दिल्ली के चुनाव उन्होंने कहा है कि पिछली बार 53% दलित वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, इस बार 44% दलितों ने उनके सर्वे के मुताबिक बताया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। ठीक ही होगी उनकी बात, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी वोट पड़ने में आज 21 तारीख है, तो आप समझ लीजिए 9 दिन ये है और 5 दिन वो है, तो 14 दिन वोट पड़ने में है। और धीरे धीरे सभी दिल्ली के जो मतदाता मंडल हैं, सभी समुदायों के जो मतदाता मंडल हैं, वो थोड़ा बहुत भी अगर अनिर्णय की स्थिति में है, धीरे धीरे वो निर्णय की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशन, यानी मतदान प्राथमिकताओं का सुदृढ़ीकरण। समुदायों की, व्यक्तियों की, वो उनकी मतदान प्राथमिकताएं हैं, उसमें उनका लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके अब चीजें अनिश्चितता के दौर से निकलती जा रही हैं और अगले एक हफ्ते में तो पूरी तरीके से निश्चित हो जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसने न तय कर लिया हो कि उसको किसको वोट देना है। एक भी समुदाय नहीं बचेगी। हर पंचायत में चौधरी लोग बैठ के अपने अपने फैसले कर चुके हैं और उनके फतवे पे भी उन्हीं के समुदाय के लोग सोच तय कर चुके होंगे इनका फतवा हमें मानना है कि नहीं मानना है, क्योंकि फतवे देने में चौधरी लोग अपने इधर उधर माल पानी भी खा लेते हैं ना, तो वो फिर लोग सोचते हैं अच्छा इसने ऐसा कर लिया, तो लोग, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। इस तरीके से चलता है पूरा का पूरा मामला। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये 44% में कुछ दलित वोट और जुड़ेगा आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जीतने की तरफ है चुनाव। हम लोगों ने कल आपस में बातचीत की भी थी कि सी वोटर का जो ट्रैकर है, उस ट्रैकर में 5 तारीख के ट्रैकर में आम आदमी पार्टी की बढ़त 3% थी और 15 तारीख के ट्रैकर में वो बढ़त दूनी हो गई है, वो 6% हो गई है। इसका मतलब ये है कि रुझान उसी तरफ है। ये सही है कि 2020 में और 2015 में ये 5, 3 या 6% का नहीं बढ़त होती थी। आम आदमी पार्टी 12 से 15% आगे रहती थी, तो उस लिहाज से ये पीछे है आम आदमी पार्टी। अगर आप वो अपनी ही पिछली उपलब्धि से पीछे है। कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसका कोई मुकाबला नहीं है उनसे, तो वो आगे है ही वहां पर। तो ये स्थिति है और मैं समझता हूं कि दलित वोट हो सकता है कि 44% से बढ़कर 3-4% और आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाए, क्योंकि जीतती हुई पार्टी की तरफ वोटों का रुझान ज्यादा होता है। अच्छा बताइए अभय जी, एक टाइम ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों को अपनी तरफ कर लिया था। वो पिछड़े दलित हमारे हैं और मोदी जी ने लंबी लंबी बातें की। सारे देखिए, भाजपा में माफ कीजिए, भाजपा की सफलता को हम लोग कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, हम उनको बड़ा सपाटे के साथ बोलते हैं। उन्होंने उनको अपनी तरफ कर लिया था, वो उनकी तरफ चले गए थे, ऐसा कभी भी नहीं था। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जाटव मतदाताओं ने भाजपा को कभी पसंद नहीं किया और उत्तर प्रदेश के 100 दलितों में करीब 65-70 जाटव होते हैं। तो भाजपा ने जिन लोगों को अपनी ओर खींचा, वो दरअसल एक तो 25-30% दलित समुदाय था। उसमें से भाजपा ने अपनी ओर उनको खींचा और उनको समझाया
कि समाज के बहुजन समाज पार्टी की वजह से आपको ना टिकट मिलता है, ना नौकरी मिलती है, ना आरक्षण का लाभ मिलता है, आप हमारी तरफ आ जाइए। उनके जो तमाम छोटी छोटी बिरादरियां थी, उनके नेता थे, उनका उन्होंने एक समीकरण बनाया, उनको अपनी ओर खींचा। अब आप ओबीसी में आइए। ओबीसी की क्या स्थिति है? ओबीसी की स्थिति में यादव लोग जो है वो कभी भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में भाजपा के साथ कभी नहीं थे, जो सबसे ताकतवर समुदाय है दोनों जगहों पे। उत्तर प्रदेश में लोधी समुदाय भाजपा के साथ रहा है, और एक सीमा तक काछी समुदाय, जो शाक्य कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। जो कुर्मी समुदाय है, किसी जमाने में भाजपा के साथ नहीं था, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, बाद में फिर वो भाजपा के साथ चला गया, जो कुर्मी समुदाय है। और इस चुनाव में आप देखिए, कुर्मी समुदाय ने समाजवादी पार्टी के साथ दिया ज्यादातर। इस चुनाव में कुर्मी समुदाय फिर से भाजपा की तरफ से हटा है। तो जो दलित और ओबीसी समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो जाता आता रहता है। वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, कायस्थ की तरह भाजपा का जेबी वोटर नहीं है। ये 5 जातियां मैंने आपको बताई, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार और कायस्थ, ये भाजपा, इनका 80%, 70%, 80% भाजपा के साथ जाता है। उनकी जेब में पड़े हुए हैं। इनमें आपसी झगड़े भी होते हैं और एक दूसरे को सताता भी है, तब भी कुल मिला के बाद में भाजपा को ही वोट दे आते हैं लोग। तो अभी तक का अनुभव यही बताता है, आगे बदल भी सकती है ये बात। ये अच्छा, ये बात इनकी सही थी अशोक जी की, कि जो पार्लियामेंट से पहले जो संविधान की बात करी राहुल गांधी ने, उसे पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया। शायद अगर ये संविधान का मुद्दा नहीं होता और अरुण गोयल जो मेरठ के सांसद बन गए, लल्लू सिंह जी जो फैजाबाद के सांसद थे, ये लोग ना कहते कि अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, तो शायद देश में ये हालात नहीं बदलते। मतलब इतनी ज्यादा बैकवर्ड और शुल्कास बीजेपी को नहीं छोड़ते। मोदी जी तीसरी बार, फिर ये मोदी सरकार कहते हैं, फिर एनडीए सरकार नहीं कहते। वो क्या लगता है कि ये बड़ी भूमिका रही? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों ने एक बात बताई है, और अभी नहीं बताई उन्होंने ये बात, चुनाव नतीजे आने से ठीक कुछ पहले ही उन्होंने मुझे बताई थी। उनका कहना था कि कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा उठाने की रणनीति काफी पहले तय कर ली थी। मतलब कांग्रेस के अंदर जो रणनीतिक विचार विमर्श होता है, उसमें उन लोगों ने तय कर दिया था कि हम लोग ये संविधान बदलने वाला, भाजपा संविधान बदलेगी, ये मुद्दा उठाएंगे। तो ये मुद्दा तो कांग्रेस को उठाना ही उठाना था हर हालत में। अगर ये 400 पार का नारा वगैरह देके ये लोग और कांग्रेस के आड़े में फंस गए, क्योंकि इससे कांग्रेस को कहने का मौका मिल गया कि 400 पार इनको क्यों चाहिए, क्योंकि भाजपा का नारा अस्पष्ट था। भाजपा का नारा स्पष्ट नहीं था, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते थे। एक अर्थ उसका ये भी निकाला जा सकता था कि इन्हें 400 पार क्यों चाहिए भाई, इन्हें पहले 303 मिला था, काफी बड़ा बहुमत था। खुद ही कहते थे भाई, भाजपा वाले खुद ही कहते थे कि हमें प्रचंड बहुमत मिला है, तो 303 को भी प्रचंड कहते थे। अब इन्हें 400 क्यों चाहिए? हाँ, 303 प्रचंड है, तो प्रचंड से ज्यादा क्या चाहिए आपको? सही बात है। हाँ, तो ये इसकी वजह से ये अति आत्मविश्वास में फंस गए। और फिर जब कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा उठाया, तो बौखलाकर इन लोगों ने कुछ इस तरह की हरकतें शुरू कर दी जिसकी हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। खुद सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ जो व्यक्ति था, उसका नाम नरेंद्र मोदी था। पर उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए, नरेंद्र मोदी खुद भी अगर भाषणों को याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि मेरे दिमाग में क्या उस वक्त आ गया था भाई, किस तरह की ये बातें कर रहे थे। इनके बयानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हंसते थे नरेंद्र मोदी के बयानों पर, कि क्या हो गया ऐसा आदमी को, ऐसी बातें कर रहा है ये। रोटी खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये सब जो बोल रहे थे, आपके घर का कमरा चला जाएगा, आपकी भैंस ले लेंगे, और आपके आरक्षण को छीन के जो है मुसलमानों को दे देंगे। ये इस प्रकार की जो बातें की जा रही थी, इससे ये बुरी तरीके से इनको समझ में नहीं आया। जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा नरेंद्र मोदी ने, तो सारे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हुआ और उसकी मति फिर गई। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से एक ऐसा असर नरेंद्र मोदी पे हुआ जो पहले मैंने कभी होते हुए देखा नहीं। घबरा गए। और होता यह है कि जब चुनाव कैंपेन शुरू हो जाती है, आचार संहिता चलता है, तो समय आपके पास ज्यादा होता नहीं है। तो आपको जो 1.5-2 महीने मिले हैं, उसी के अंदर सब कुछ कहना, तो बिल्कुल इनका सब पूरा मामला गड़बड़ा गया। मुझसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता है गुरदीप सप्पल जी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग मान रहे थे कि जब घोषणा पत्र है तो वो 1-2 लाख लोग डाउनलोड करेंगे। बात सही है, हमने आज तक कभी किसी पार्टी का घोषणा पत्र पूरा डाउनलोड करके और लेंस लगा के पढ़ा ही नहीं। मोटी मोटी चीजें देखते थे।
बोले हम लोग मान रहे थे 1,00,000-2,00,000। बोले जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि आपका हक छीन के मुसलमानों को दे देंगे, आपका आरक्षण छीन लेंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, तो उन 80-90 लाख लोगों ने डाउनलोड किया कि देखें घोषणा पत्र में लिखा कहाँ है। और जब देखा वो तो कहीं लिखा नहीं है, तो यार बोले ये मोदी जी की तो यहाँ भी झूठ बोल गए। कांग्रेस की तो घर बैठे लॉटरी लगा दी। मोदी जी, ये जो घोषणा पत्र को कांग्रेस की जो मोदी ने इस तरह लोकप्रिय किया, वैसा एक काम दिल्ली चुनाव में भी हो रहा है। वही हो रहा है कि जो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है आम आदमी पार्टी ने, अनब्रेकेबल, तो उसको पुलिस ने प्रदर्शित नहीं होने दिया, उसका मीडिया जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो नहीं होने दिया पुलिस ने, और एक तरह से पुलिस ने उसके ऊपर एक अघोषित पाबंदी सी लगा दी। अब वो सोशल मीडिया पे वो फिल्म वायरल हो गई है और उसको एक ही मंच पे 17-18 लाख लोग जो है देख चुके हैं। दुर्बाटियां लगाई दी, दुर्बाटियां, हाँ, 80 लाख कितने, बहुत लोग, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, उसको उस फिल्म को। और अगर देखिए वो ये सब नहीं करते ये, तो माना जाता है कि आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए फिल्म बनाई है, इसका मन होता देखता, नहीं मन होता नहीं देखता। तो भाजपा ने अपनी अति उत्सुकता में, बेचैनी में जाकर इस फिल्म को भी लोकप्रिय करने में अपना योगदान दिया है। क्योंकि वो फिल्म, अगर कोई फिल्म अच्छी बनी है, मैंने देखी, अगर जो देख लेगा वो कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो ही जाएगा। और भाजपा के प्रचार की पोल भी उससे खुलती है। जो कुटी बात है, आपने फिल्म की बात की, तो जिस फिल्म एक्ट्रेस को 2014 में असली आजादी दिखी थी कि भारत 2014 में आजाद हुआ था, कंगना रनौत जी, माननीय सांसद जी, वो बड़ी आहत है, उनकी इमरजेंसी पिट गई। और आप तो फिल्मों के शौकीन भी हैं अभय जी, आप तो बड़ी जानकारी रखते हैं। तो कंगना रनौत जी बड़ी दुखी हैं और उनका दुख ये है कि उनकी इमरजेंसी को बीजेपी ने प्रमोट नहीं किया, फिर राज्यों में टैक्स फ्री नहीं हुई इमरजेंसी, और बड़ी उम्मीद थी उनको, और वो जो उनके दुश्मन है उनसे तो मोदी जी मिल ले रहे हैं, कंगना रनौत को नो लिफ्ट कर दिया है। कारण क्या, ये मोदी जी का ये कौन सा फलसफा है? दलजीत दोसांझ जो उनके खिलाफ लगा है क्या, इसमें इसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का और अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए मीडिया की कोई भी किस्म छोड़ी नहीं है। फिल्म उसकी सबसे ज्यादा महंगी किस्म है। एक फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है, समय भी लगता है। एक फिल्म बनाने में न्यूनतम 6 महीने तो लगी जाते हैं, एक बहुत तैयारी के साथ बनाया जाए, वरना साल भर तो लगी जाती है एक फिल्म। अरे सर, साल भर से पहले नहीं बनती, साल भर तो लगी। मतलब कोई आदमी बहुत लोग बहुत जल्दी में कला फिल्में 6-6 महीने में भी बन जाती है, लेकिन जैसी फिल्में, तो ये प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक पूरा सिलसिला इन लोगों ने शुरू करवाया है। और वो सिलसिला शुरू हुआ है, वो जो उड़ी एयर, जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर फिल्म बनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक पे उड़ी बनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बनी थी, वो फिल्म कामयाब और बनी भी अच्छी फिल्म थी। मतलब उसका फिल्म रहेगा कि ये विशुद्ध प्रोपेगेंडा नहीं है, एक्शन मूवी, मिलिट्री एक्शन मूवी थी। वो फिल्म भी अच्छी बनी थी, उसमें विकी कौशल ने काम भी बहुत अच्छा किया था उसके अंदर। अब आप ये देखिए, उसके बाद दूसरी फिल्म जो कामयाब हुई वो कश्मीर फाइल थी, विवेक अग्निहोत्री की। वो फिल्म भी कामयाब हो गई। इसके बाद देखा, लोगों ने सोचा कि अब तो ये प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने से फायदा है। उसके बाद केरला स्टोरी, इमरजेंसी, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, मैं हूं अटल, ये सारी की सारी फिल्में बनी। सारी फिल्में एक एक करके फ्लॉप हो गई। भाई एक सीमा, वो पृथ्वीराज चौहान की फिल्म बनी थी, वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। हाँ, वो भी फ्लॉप हो गई। हाँ, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई फिल्म। तो ये सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में जो हैं वो एक सीमा तक ही चलती, कुछ थोड़ा नयापन वगैरह होता है तो उसमें वो चल जाती हैं। तो वो साबरमती रिपोर्ट फ्लॉप हो गई है। अब साबरमती रिपोर्ट को तो उन्होंने बैठ के देखा, हाँ, खुद देखा उन्होंने। लेकिन अभय जी, मेरा दूसरा मानना है कि जो महिला आपके लिए इतना कर रही है, वो कह रही है आजादी 2014 में मिली, उसका कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री करा देते। बेचारी बिल्कुल रुआसी सी हैं, वो इतनी फ्लॉप फिल्म हो गई, उनकी मजाक उड़ रही है कंगना रनौत की, थोड़ी बहुत तो इज्जत बच जाती मैडम की। देखिए, इसमें जो जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कंगना रनौत के साथ बैठ के फिल्म देखी। वो अखबार में तस्वीर छपी, नीचे उनका बयान भी छपा कि फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है। तो महाराष्ट्र में तो उसको वो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम होता है
मनोरंजन कर से मुक्त कर सकते थे वो। सही बात, महाराष्ट्र में कर संजय देना राउत चाहिए। उन्हीं के साथ में थी, उनकी भी तस्वीर छपी थी उनके साथ में, तो हाँ वो उन्हें क्यों नहीं समझा पाई इस काम के लिए। हाँ, ये बात तो सही बात है। भाई देखिए, इसमें फिल्मकार की तरफ से भी जगह जगह कोशिशें की जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तरफा मामला नहीं है कि कोई देशभक्ति की फिल्म आई और आपने सब जगह वो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फिल्मकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है, कंगना रनौत को भी कोशिश करनी चाहिए थी, उनको सब करवाना चाहिए था। तो इनको आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। वो तो आजकल कुंभ में डुबकी लगवा रहे हैं। कंगना रनौत के गुरु हैं वो, कंगना रनौत के गुरु क्या, वो हेलीकॉप्टर में कंगना रनौत के संग घूम रहे थे, स्वामी कैलाशानंद महामंडलेश्वर जी हैं। उनकी एक नई साध्वी आजकल ट्रेड में चल रही है, वो फिल्म में ग्लैमरस पहले रोल करती थी, मतलब छोटी छोटी रील बनाती थी, वो कुंभ में आई। महामंडलेश्वर जी उसको भी बैठा के अपने रथ में ले गए। वहां संतों ने कहा ये ड्रामा क्या है कैलाशानंद जी, वहां पे कंगना को घुमा रहे हो, यहाँ एक और महिला को घुमा रहे हो, महामंडलेश्वर हो या इसी तरह के नौटंकी करने वाले हो। मैं भी कैलाशानंद जी के बड़े संपर्क में रहा हूँ, तो ये तो बड़ा विवाद हो रहा है। कैलाशानंद जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है होली मनाते हुए एक लड़की के संग। भैया संतों की महिमा परंपरा है, लेकिन अब चलिए सात समुद्र पार चलती हैं। अमेरिका की एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, 18,000 भारतीयों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में, उनको वापस करने की बात आ रही है। यानी अभी 24 घंटे हुए हैं अभय जी। शेयर मार्केट, मैंने थोड़ा बहुत पैसा जो मेरा बचा था, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया कि चलो मोदी जी के दोस्त आए हैं ट्रम्प, तो कुछ नीतियां ऐसी लाएंगे भारत के पक्ष में होगी, मार्केट बढ़ेगा। मेरा भी आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा। मतलब मोदी ट्रम्प के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर लाखों करोड़ रुपया भारतीयों का सोहा हो गया, और शाम होते थे खबर आई कि 18,000 लोगों को वापस कर रहे हैं। ट्रम्प क्या कसम खा के आए हैं मोदी जी की बेइज्जती करके रहेंगे? पहले आपने बुलाया ट्रम्प का कोई भाषण जरूर सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत तेजी से बिना देर किए हुए कार्रवाई करूंगा, और जितने भी इलीगल लोग, जितने भी गैर कानूनी लोग अमेरिका में घुस आए हैं, जिनमें बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे नशेड़ी हैं, और इस तरह के लोग जो है उसमें टेररिस्ट एलिमेंट है, आतंकवादी तत्व हैं, इन सबको अमेरिका से निकालना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसमें मैक्सिको के लोग बहुत हैं और भारत के लोग भी हैं ही, आपने उनका जिक्र किया। तो ये तो सब लोग ट्रम्प ये कह के तो चुनाव जीते हैं। अगर उन्होंने इन लोगों को नहीं निकाला, वो कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो उनकी बड़ी भदभद होगी। अब ऐसे और उन्होंने जो दावे किए हैं, एक और बात है, उन्होंने जो दावे किए हैं बड़े बड़े, उसमें सबसे आसान काम यही है करना, निकाल दो लोगों को। हाँ सही बात है, इसमें क्या निकाल दो लोगों को। ये दावा तो बहुत मुश्किल है कि मैं विश्व युद्ध रुकवा दूंगा वगैरह, सब ये भी दावे उन्होंने किए, तृतीय विश्व युद्ध रुकवा दूंगा। होगा तब रुकवाओगे, अभी तो होनी शुरू नहीं हुआ। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा रहा है, उनके पास भी कहते हैं। और भी बहुत से उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े दावे किए हैं। ट्रम्प ने कहा हम ग्रीनलैंड छीन लेंगे, ट्रम्प ने कहा हम कनाडा को अमेरिका का प्रांत बना लेंगे। तो ये काम तो बड़ा मुश्किल है उनका। सबसे आसान काम तो यही है कि जो इलीगल लोग घुसे हुए उनको पकड़ कर डिपोर्ट करो। तो भारतीयों का नंबर क्यों आ गया सबसे पहले हमारे ही लोग भाई बंधु क्यों आ गए वापस? नहीं, सबसे पहले बात की बात नहीं है, भारतीय लोग भी काफी वहां पर गैर कानूनी रूप से मौजूद है, और वहां पिछले 30-40 साल से बसे हुए जो समृद्ध और अच्छे प्रतिष्ठित भारतीय हैं, वही इन बातों को बताते हैं। भाई जिन्होंने अमेरिका की बहबूदी में काफी योगदान किया है, वो भी इन बातों को बताते हैं। इन सबको तो निकाला ही जाएगा। और ये देखिए, इससे भारत के साथ अब देखिए, वो 18 लाख लोग जो है, 18,000 बताया कि 18 लाख बताया आपने? 18,000 शायद है। हाँ, जो भी हो, जितनी संख्या, वो सब लोग जब भारत भेजे जाएंगे तो उनको यहाँ भारत में रोजगार चाहिए। सही बात है। वो जिस प्रांत के ज्यादा होंगे, उसी प्रांत में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो गुजरात के सबसे ज्यादा है, गुजरात के पकड़े भी गए थे पिछले दिनों में। हाँ, बिल्कुल। तो बिरादरी का मामला बहुत समस्या आने वाली है। अब देखिए, मोदी जी को उन्होंने नहीं बुलाया, तो मोदी जी ने अपनी तरफ से ही एक एक्स पे संदेश डाल के उन्हें बधाई दी। अभी भी ट्रंप ने अपनी तरफ से मोदी को कोई संदेश का जवाब नहीं दिया। जो हमारे विदेश मंत्री गए हैं, वो मोदी जी का खत लेके गए हैं ट्रंप के लिए। अब वो ट्रंप से मुलाकात उनकी अभी तक नहीं हुई है। आज के अखबारों में ये खत उनके पास है, खत लिए घूम रहे हैं कि वो मिल जाए तो मोदी जी का खत ट्रंप को देना। बड़े बड़े सम्मानित पत्रकार पता है क्या दिखा रहे हैं आपको ट्विटर पे है नहीं, एक्स पे है नहीं आप, वो जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को सम्मानित पत्रकार कहते हैं, विदेश मंत्री का फोटो दिखा रहे हैं कि देखो हमारे विदेश मंत्री जो बैठे हुए हैं, तो पहली मंत्री बैठे हुए हैं, जापान वाले पीछे बैठे हुए हैं। मतलब वो इसीलिए खुश हैं
कि विदेश मंत्री को अगली लाइन में बिठा लिया गया। ये नहीं बता रहे कि मुकेश अंबानी को कहाँ बिठा लिया गया, मुकेश अंबानी से कैसे मिल ली है, ये नहीं बता रहे। विदेश मंत्री पहली पंक्ति में बैठ गया तो फिर वो भक्त लोग इसी से खुश है कि हमारा काम हो गया, हमारा विदेश मंत्री पहली पंक्ति। अच्छा, मजे की बात ये, बड़ा मजा आया, अंजना ओम कश्यप कह रही हैं अभी कोई दूर दूर तक का प्रोग्राम नहीं है, वो आज तक पे कह रही हैं कि बहुत जल्दी ट्रंप भारत आएंगे, मोदी जी उनका बड़ा भव्य स्वागत करेंगे, दोस्ती बड़ी मजबूत होगी, ये रिश्ते बड़े। बताइए, ट्रंप खत का जवाब दे नहीं रहा और मैडम ने वहीं बैठे बैठे कह दिया कि वो वापस आएंगे। ट्रंप को विदेश घूमने में बड़ी दिक्कत होती है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप केवल एक बार अमेरिका से बाहर गए थे बस केवल। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत घूमते हैं सारी दुनिया में, वो अलग तरह के राष्ट्रपति है ना। सिर्फ एक विदेश यात्रा की थी ट्रंप ने, मोदी ऐसे नहीं है। मोदी तो विदेश यात्राएं करने पे ही सारा जोर है उनका पूरा का पूरा। तो पता नहीं ट्रंप कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। अभी तक तो उन्होंने अपनी कोई विदेश यात्रा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की, ये सब कुछ अंदाजा ही है। तो ये अंजना ओम कश्यप को किसने बता दिया होगा? ट्रंप ने खुद कहा होगा कि मैं आने वाला हूँ भारत में। नहीं, इस प्रकार भाई, ये जब तक इस प्रकार की दावेदारियां नहीं की जाएंगी कि भारत वो आने वाले हैं, अब कौन 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 उसका खंडन करे? ज्यादा ये पूछ सकते हैं, कोई ये कह सकते हैं कि भाई कोई आधिकारिक सूचना तो मिली नहीं है। ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव बनाने में 60% 70% झूठ होता है। सब झूठ बोल रहे हैं, इसी झूठ बोलने के लोगों को पैसे मिलते हैं। हाँ, बोल दो। और फिर वो आज तक तो वैसे भी उसको तो 2000 के नोटों में चिप भी नजर आ रही थी, तो वो तो कुछ भी बोल दे। इस तरह का मामला है। ये लोग सब पत्रकार हैं ही नहीं, दरअसल गजब करते हैं लोग। मेरी परिभाषा के मुताबिक तो पत्रकार नहीं है। ये कॉमेडी शो लगने लगा आपको मुझे, टीवी चैनल गोदी मीडिया वाले कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी रोचक बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, और मुझे यकीन है ये चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। थैंक यू, शुक्रिया।